ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें एसिड के बारे में। ठीक है, देखते हैं सारे एसिड में कॉमन क्या होता है। मतलब सारे अगर एसिड है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। तो क्या कॉमन आता है, देखिए एक चीज है सारे एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, ऑल द एसिड हैव H प्लस आयन। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब अगर एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो सारे एसिड जो है क्या देगा हमको H प्लस आयन देगा। ये सारे एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी एसिड है, ठीक है, ये H प्लस आयन दे रहा सारे एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन ना हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में डालें, क्या इसको एसिड को हम अगर बेंजीन में डालें तो क्या H प्लस आयन देगा? ये नहीं देगा, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो अगर किसी भी आप एसिड को डालते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये टूटेगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन में। ठीक है, आगे हम देखेंगे आर्नेस का जो डेफिनेशन होता है वो इसी के बेसिस पे होता है, आयंस के बेसिस पे होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है आयंस का, ये आर्नेस का डेफिनेशन पे अप्लाई होता है। आगे देखिए इसमें ये एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। अगर किसी भी एसिड को आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, ठीक है, देखिए इसी के बेसिस पे हम कोई भी एसिड के बारे में पता करते हैं। एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है या बेस, और सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम एसिड को डालते हैं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर गुड अच्छे तरीके से कंडक्ट हो रहा है तो हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि आयंस इसमें बहुत ज्यादा है मिला हुआ। अगर ये पार्शली हो रहा है आयनाइज्ड, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होगा वो लेस हो जाएगा एसिड में, तो हम सोचेंगे एसिड जो है वीक एसिड होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखिए जितने ये एसिड है, HCl हो गया आपको, ठीक है, H2SO4 की हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे H प्लस प्लस सी है, ये SO4 माइनस। ठीक, ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन आ जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको, देखिए ये जो इसके बेसिस पे मिलता है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, वाटर में टूट रहा है, आयंस को दे रहा है। आयंस अगर ये दे रहा है तो क्या होगा, ब्रेक होने के बाद हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोवाइडिंग H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन अगर हमको सारे एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। इसके वजह से हम कह सकते हैं एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एसिड जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, देखिए जो एसिड है ना, जो कंप्लीट आयनाइज होगा उसको हम बोलेंगे, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम करेंगे यहाँ पे, देखिए दो एसिड्स दैट डिसोसिएट इन वाटर इन लार्ज अमाउंट, या फिर कह सकते हैं whose डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसे लिख लेते हैं। इज लार्ज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर वाटर में एसिड को मिलाया जाए, ठीक है, तो ये ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये आयंस जो है लार्ज अमाउंट में प्रोवाइड जो करवाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो लेस अमाउंट में देगा उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। ठीक है, जस्ट इसका हम अपोजिट कर लेंगे, वीक एसिड क्या होता है, दो एसिड whose
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस, मतलब इसका कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक वीक एसिड लेते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए कौन कौन है पहले। ठीक है, आपको अभी पता कैसे चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है? आपको अभी याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करके सारे एसिड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करवा के आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ये पता करके याद ही रखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ बता रहे हैं ना, HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, उसके बाद HNO3 हो गया, ठीक है, ये सब जो है लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो ज्यादा होता है, ये कंप्लीट डिसॉल्व होता है वाटर में, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे CH3COOH, इसको हम क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये ब्रेक होगा किसमें, CH3COOH CO- प्लस H+, इसमें ब्रेक हुआ, ठीक है। हालांकि रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ये हम डाउन एरो से इसको जो हम ऐसे कर सकते हैं, आप सिंगल एरो से भी दिखा सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्या होता है, इसको मिलाने के बाद ये यहाँ पे दोनों आयंस में टूटता है, लेकिन इसका जो टूटने का रेट होता है वो बहुत कम होता है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम है, मतलब जो आयंस ये है वाटर में बहुत कम होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वीक एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया एसिटिक एसिड, कार्बन एसिटिक एसिड, ठीक है। और आपको आता है जैसे साइट्रिक एसिड है, ठीक है, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं ये सब एसिड वीक होता है। उसके बाद देखिए एक और बात है कि जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, या फिर कह सकते हैं डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टिल वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है एक्चुअली में। अब होता कैसे, ये करता कैसे है, ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, जैसे बारिश का पानी होता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होता है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, मतलब मिल जाता है, तो ये बनाता है कार्बनिक एसिड H2CO3, ठीक है, ये कार्बनिक एसिड है। और जिससे क्या होता है, कार्बनिक एसिड से, ठीक है, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एसिड रेन में यही होता है, एसिड रेन में ये चीज होता है फॉर्मेशन। अब देखिए एक और बात कि क्या सभी एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, जितने भी एसिड होंगे वो लगभग क्या होगा, थोड़ा थोड़ा भी करेगा, वीक एसिड भी होगा तो लेकिन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो ऑल एसिड्स क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जितने भी एसिड होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे एसिड और बेस को जान लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आर्नेस्ट डेफिनेशन है ना, और जो लुईस डेफिनेशन है, ठीक है, ये सब डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पे, तो वो बेटर तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले इसका जो मतलब टर्म्स है वो हम पढ़ लेते हैं, आगे हमको न्यूमेरिकल लगाने में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आगे देखिए हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम देख चुके हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्या सभी एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है बिना पानी के कि नहीं करता है, मतलब अगर वाटर ना हो तो क्या एसिड एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ये बात समझिए आप। जितने भी एसिड होते हैं वो बिना वाटर का, बिना H2O का एसिडिक बिहेवियर शो बिल्कुल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। इवन कि आप लिटमस पेपर टेस्ट भी करेंगे तो लिटमस पेपर जो है आपको कलर नहीं चेंज करके दिखाएगा। ये तभी हो सकता है जब या तो लिटमस पेपर मॉइस्ट हो या तो एसिडिक सब्सटेंसेस जो है उसमें एक्वा सॉल्यूशन में डाला गया हो, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में एसिडिक सब्सटेंसेस हो,
ठीक है। तो एक बात आप नोट करके लिख लेंगे इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यही बात होता है हार्डनेस का जो डेफिनेशन है उसका जो ड्रॉबैक है उसमें उसका जो लिमिटेशन है इसी पे लागू होता है कि हार्डनेस ने क्या बोला था कि जितने भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंसेस, वो H प्लस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में, और अगर नॉन एक्वा सॉल्यूशन हो तो H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे हम पता करेंगे, तो इस पे जो है हार्डनेस का डेफिनेशन ये फेल हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, देखिए ऑल द एसिड, ठीक है, ठीक है, या कह सकते हैं द एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। द एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर, इवन कि जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन जो होगा उस वो भी नहीं हो पाएगा ये वाटर के एब्सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना एसिड प्लस मेटल दैट इज सॉल्ट प्लस H2 गैस, ये भी नहीं होगा, एब्सेंस होगा वाटर तो, ठीक है। देखिए जैसे क्या था HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आप मिला लीजिए, है ना, ये एसिड का काम नहीं करेगा, ये एसिड बनेगा नहीं जब तक आप इसको एक्वा सॉल्यूशन डालेंगे नहीं, तब तक ये एसिड का बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एक और इससे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि देखिए जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास, ठीक है, एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे, तो जब भी एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें H प्लस आयंस का जो मात्रा होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज करेगा। कैसे करता है देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं कि व्हेन वी डाइल्यूट द एसिड then the amount of H प्लस आयन और कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन H3 एंड O प्लस, ठीक है, ये डिक्रीजेस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता देखिए, जैसे अभी मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, लिक्विड है, वाटर दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें जो हाइड्रोनियम आयन है इस वॉल्यूम में वो फिक्स है H प्लस आयन, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा वाटर के एसिड के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें पानी डालेंगे या लिक्विड देंगे, मतलब ये हाइड इसको डाइल्यूट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें लिक्विड तो बढ़ेगा, है ना, वाटर तो बढ़ेगा, लेकिन H प्लस आयन जो है उतना ही रहेगा। तो वो चारों ओर जो फैलेगा तो क्या होगा उसका जो मतलब चारों ओर जो फैलेगा, ठीक है, ये H प्लस आयन इस वाटर में लार्ज क्वांटिटी में, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा ना, और उसका जो अमाउंट होगा H प्लस आयन का, वो पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा। अभी जो है 1 लीटर वाटर में मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, 1 लीटर मान लीजिए 10⁵ हाइड्रोनियम आयन था, ठीक है, H प्लस आयन था। अब ये वाटर होगा 2 लीटर, इसमें 10⁵ ही रहेगा ना हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ गया, है ना, क्वांटिटी तो बढ़ गया लेकिन हाइड्रोनियम आयन वही रह गया, तो क्या हुआ कि ये घट गया, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू अब 1 लीटर वॉल्यूम पे कितना पड़ेगा, डिवाइड करके देखिए, है ना, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी हम डाइल्यूट करेंगे एसिड को तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना, डिक्रीज चाहिए, ठीक है। इसको सही से लिख सकते हैं, डिक्रीजेस। देखते थोड़ा सा यूज ऑफ एसिड्स, है ना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड का यूज होता है, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, H2SO4 is used to make कार बैटरी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, डाइस, पैंट्स, उसके बाद कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं एक्सप्लोजिव बनाने में,
ठीक है। तो इन सबका काम आता है H2SO4, ठीक है। और भी काम आता है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये, लेकिन मेन काम होता है H2SO4 का। उसके बाद आगे है, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर अमोनियम सब हो, अमोनियम सब का काम आता है बनाने में, H2SO4 यूज किया जाता है अमोनियम सब बनाने में। नेक्स्ट है इसके बाद सेकेंड में नाइट्रिक एसिड या HNO3, ठीक है, इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, इसका भी काम होता है, ठीक है। वैसे आप ये देखिएगा तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा है इसका यूज, ठीक है। तो हम एक दो यूज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर क्या कहते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एसन से, ठीक है, या फिर किसी बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाना चाहे तो लग सकता है इतना तक पढ़ने के बाद। तो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बेस को, क्या होता है बेस, ठीक है। एसिड को देखें थोड़ा सा, अब थोड़ा बेस को भी देख लेते हैं ये क्या होता है। उसके बाद फिर दोनों का मिक्सअप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। तो बेस क्या होता है हम इसके बारे में कह सकते हैं बेस के बारे में, या इसका डेफिनेशन हम लगा सकते हैं इसमें कि दो सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। दैट आर ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है, ये सब्सटेंसेस बेसिस होता है, ये न्यूट्रलाइज भी करता है एसिड को, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि बेसिस न्यूट्रलाइज्ड एसिड, ठीक है, ये बेसिस जो है न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, एसिड को। उसके बाद हम एक और चीज जानते हैं कि ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो उसको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं दोज बेसिस दैट आर soluble in water are called alkali। मतलब ऐसा बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो उसको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए NaOH, ठीक है, KOH, ठीक है, MgOH2, ये सब जो है, ठीक है, ठीक है, जो भी वाटर सोल्यूबल बेसिस है ये बहुत यूजफुल होता है, इसका काम अभी देखेंगे आगे, ठीक है, क्या होता है। तो ये सब यूजफुल बेसिस है। आगे हम देखेंगे कि सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस। मतलब सारे बेसिस में कॉमन क्या है, देखिए इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एसिड में कॉमन क्या था, एसिड में कॉमन H+ आयन था, उसी तरह से बेस में OH- कॉमन होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास NaOH है, ठीक है, ये अगर ब्रेक होगा तो क्या देगा, OH आयन माइनस देगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जैसे KOH हो गया, MgOH2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जितने भी बेसिस होगा सब में OH आयन होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि all the bases have OH आयंस, ठीक है, ठीक है। ये भी आरडीएस के रेफरेंस के अनुसार आता है, एसिड में H+ आयन होता है और बेस में OH- आयंस होता है, ठीक है, कॉमन। तो देखिए इसको अगर आप मतलब डिजोल्व कीजिएगा वाटर में तो NaOH ये ब्रेक होके बनेगा Na+ OH-, ठीक है, ये दोनों बनेगा। मतलब क्या हुआ कि Na+ और OH आयंस ब्रेक हो गए, ठीक है, ये ब्रेक होता है एक्वस सॉल्यूशन में,
एक्वस या वाटर कह दीजिए यहाँ पे, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक होकर ये चीज बनता है, ठीक है। इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस को डिफाइन भी कर सकते हैं NaOH और KOH के बेसिस पे, ठीक है। मतलब OH आयंस के बेसिस पे NaOH, KOH, MgH Hol2 और भी बहुत सारे बेसिस होंगे जिसमें ये आने वाले हैं OH आयंस। तो हमको बस ये बात पता चला कि जितने भी बेसिस है सब में OH आयंस माइनस कॉमन होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अब जितने भी ये है इसके बेसिस पे हम निकालते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा वाटर में, है ना। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है जिस बेस का ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दोज बेसेस that dissolve in those bases that dissolve in liquid और या फिर aqueous solution completely। डिजोल्व का मतलब यहाँ पे आयनाइज से ना, आयनाइज से, आयनाइज मतलब कंप्लीट टूट जाना, है ना। ऐसा होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने में मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत अच्छा पास होगा उससे, मतलब गुड कंडक्टर रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं इसमें NaOH, उसके बाद MgOH Hol2, सॉरी ये KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। BaOH Hol2 है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। अब देखिए इसमें वीक बेस की हम बात करेंगे। तो ऐसा बेस क्या होता है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, मतलब जो बहुत कम आयनाइज होता है ना। एक्वस सॉल्यूशन में लिख सकते हैं दोज बेसिस दैट पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम आयनाइज होता है। एग्जांपल के तौर पे हम जानते हैं ये NH4OH होगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत कम आयनाइज होता है। NH4 प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये अगर वाटर में तोड़ेगा तो ये ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, इसमें ब्रेक होगा ये। तो ये बहुत कम आयनाइज होता है वाटर में, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगा, बहुत वेरी लेस कंडक्टर बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि कौन सा बेसिस स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। तो देखिए हम कुछ बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं, या फिर जितने कुछ एसिड है जिसका हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं ऑर्डर में, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब जो भी एसिड है उसका स्ट्रेंथ कैसे होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिड होता है आपको HClO, ठीक है, HClO4, ये ज्यादा होगा HI इसके बाद, और ये होता है ज्यादा HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है ये। उसके बाद H2SO4, फिर आएगा इसके बाद आपको HCl, उसके बाद आएगा HNO3, ठीक है। ये सब कुछ एसिड है जिनके बारे में हमको पता करना है, ठीक है, जिनके बारे में हमको जानना है कि ये सब का जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसा होता है, ठीक है। मतलब HClO4, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद HI, उसके बाद HBr, H2SO4, HClO, HNO3, ये सब कुछ एसिड है जिसका हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा कि जो एसिड है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करता है। हम ये देखेंगे स्ट्रेंथ नहीं, वो उसको जो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, कैसे किया गया बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड
ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है ना, कि ये मतलब ऐसे बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिप्लेसेबल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम ये देखते हैं, इसमें मोनो एसिड क्या होगा, मतलब मोनो बेसिक एसिड क्या होता है। ठीक है, मोनो बेसिक एसिड होता है जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम देखिए HCl हो गया, उसके बाद HNO3, उसके बाद हो गया आपको एक एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना, जिसमें क्या है एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, ये सब हो गया आपको। उसके बाद आगे हम देखते हैं डायबेसिक एसिड में। मतलब इसमें दो हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेसेबल होगा। जैसे कि आप जानते हैं H2SO4, उसके बाद COOH हॉल 2। ठीक है, उसके बाद H2SO3, सल्फोनेट एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो ये सब एसिड है, इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। उसका होता है ट्राई बेसिक। ऐसा एसिड इसमें क्या होगा, तीन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए H3PO4। ठीक है, उसके बाद होगा H3PO3। ठीक है, ये सब जो एसिड है इसमें तीन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन एसिडिटी। ठीक है, तो ये होगा मेरे पास ऑन एसिडिटी, मतलब एसिडिटी की बात कर रहे हैं ना, कितने इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसेबल होता है, मतलब OH आयंस कितने रिप्लेसेबल है ना, कितने रिप्लेसेबल इसको हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मोनो बेसिक में क्या होता है, ये मोनो एसिडिक। तो मोनो एसिडिक में आएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे NaOH KOH। ठीक है, तो ये सब आएगा आपको मोनो एसिडिक में। ठीक है, उसके बाद LiOH, और भी कह सकते हैं आप LiOH, उसके बाद NH4OH। ठीक है, ये सब क्या आएगा, ये सब आएगा आपको मोनो एसिडिक में। ठीक है, मोनो एसिडिक बेसिक में। ठीक है, ये बेस का जो है मोनो एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं इसमें डाई बेसिक, ये डाई एसिडिक। ठीक है, तो इसमें देखते हैं डाई एसिडिक बेसिस क्या है। ये होगा आपको, ठीक है, ZnOH हॉल 2, MgOH हॉल 2, ठीक है, PbOH हॉल 2, ये सब होता है। उसके बाद ट्राई एसिडिक बेसिक में ये आपको होगा, यहाँ पे आप लिख सकते इसके बारे में AlOH हॉल 3। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम CrOH हॉल 3। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में लिख सकते हैं। ये हुई आपको, ठीक है, इसमें से जो है तीन तीन जो OH आयंस ये रिप्लेसेबल होता है, तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, ट्राइएसिडिक बेसिस। अब ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, इससे आप जान सकते हैं कुछ बेसिस का रिप्लेसमेंट कितना होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, ये कितनी रिप्लेसेबल है, तो इसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि मोनोएसिडिक और डाइएसिडिक और ट्राइएसिडिक बेसिस क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कि हम रखेंगे, आगे हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है।